गुजरात के छोटे से गांव हरिद्वार में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई विशाल और छोटा भाई अनिल। उनके पिता श्री रमेश चंद्र शाह एक सफल कपड़े के व्यापारी थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से काफी संपत्ति इकट्ठी की थी। लेकिन उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था और अब वे पूरी तरह से अपने बेटों पर निर्भर थे। विशाल की पत्नी प्रिया एक शहरी महिला थी, जो इस छोटे गांव के जीवन से कभी तालमेल नहीं बिठा पाई। उसे लगता था कि वह इस माहौल के लिए नहीं बनी है। इसीलिए वे दोनों गांव से 50 किलोमीटर दूर अहमदाबाद शहर में एक किराए के फ्लैट में रहते थे। प्रिया के जिद के कारण विशाल को अपने बूढ़े पिता को छोड़कर शहर में रहना पड़ा था। दूसरी ओर अनिल और उसकी पत्नी मीरा पिता की सेवा में लगे रहते थे। मीरा एक सरल और धर्मपरायण महिला थी, जो सास ससुर की सेवा को अपना धर्म समझती थी। वे दोनों रमेश चंद्र के साथ पुराने हवेली में रहते थे और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। रमेश चंद्र को अपने बड़े बेटे विशाल के व्यवहार से बहुत दुख था। वे जानते थे कि प्रिया की वजह से विशाल उनसे दूर रह रहा है, लेकिन फिर भी वे अपने बड़े बेटे से प्यार करते थे। अनिल और मीरा की सेवा देखकर उनका मन प्रसन्न होता था, लेकिन वे चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद दोनों बेटे आपस में मिलजुल कर रहें। दिवाली का त्योहार नजदीक था। रमेश चंद्र ने अनिल से कहा कि वह विशाल और प्रिया को त्योहार के लिए बुलाए। अनिल ने अहमदाबाद फोन किया और विशाल से घर आने का आग्रह किया। भाई साहब, पिताजी आपको बहुत याद कर रहे हैं। दिवाली पास है, आप और भाभी जी आ जाइए, घर में रौनक हो जाएगी। विशाल ने प्रिया से सलाह की। प्रिया को गांव जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन दिवाली के मौके पर वह मना नहीं कर सकी। ठीक है, लेकिन केवल 2 दिन के लिए। मुझे शहर का काम भी निपटाना है। प्रिया ने कहा। 2 दिन बाद विशाल और प्रिया गांव पहुंचे। रमेश चंद्र की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इतने महीनों बाद उनका पूरा परिवार एक साथ था। मीरा ने विशेष खाना तैयार किया और पूरे घर को सजाया। बेटा विशाल, कैसा है तू? शहर की हवा कैसी लग रही है? रमेश चंद्र ने प्यार से पूछा। बस ठीक है पिताजी, व्यापार अच्छा चल रहा है। आप कैसे हैं? विशाल ने औपचारिक जवाब दिया। रमेश चंद्र समझ गए कि विशाल में वह पुराना प्यार और लगाव नहीं रह गया था। फिर भी वे खुश थे कि कम से कम उनका बेटा उनसे मिलने आया था। प्रिया पूरे समय अपने मोबाइल में व्यस्त रहती और किसी से ज्यादा बात नहीं करती। मीरा उसे घर परिवार में शामिल करने की कोशिश करती, लेकिन प्रिया का रवैया उदासीन ही रहता। दिवाली के अगले दिन अनिल ने मीरा से कहा। आज सोमनाथ मंदिर जाने का मन है। पिताजी के स्वास्थ्य के लिए विशेष पूजा करानी चाहिए। लेकिन पिताजी को अकेले कैसे छोड़ें? उनकी तबीयत आजकल ज्यादा खराब रहती है। विशाल भाई और प्रिया भाभी हैं ना, वे संभाल लेंगे। हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अनिल ने विशाल से बात की। भाई साहब, हम सोमनाथ मंदिर जा रहे हैं, पिताजी के स्वास्थ्य के लिए पूजा कराने। आप उनका ख्याल रखिएगा। विशाल ने बिना कोई उत्साह दिखाए कहा। हाँ हाँ, जाओ, हम यहीं हैं। प्रिया को यह जिम्मेदारी बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी। अनिल और मीरा सुबह जल्दी निकले और कहा कि वे शाम तक वापस आ जाएंगे। दोपहर के समय रमेश चंद्र की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और सीने में दर्द था। प्रिया, प्रिया बेटी, जरा यहाँ आओ। रमेश चंद्र ने कमजोर आवाज में पुकारा।
प्रिया अनिच्छा से उनके पास गई। क्या बात है पिताजी? बेटी, मुझे लगता है मेरा समय आ गया है। मैं अनिल और मीरा को बुलाना चाहता हूँ। कुछ जरूरी बातें करनी हैं। रमेश चंद्र ने कहा। प्रिया के मन में अचानक लालच की भावना जगी। उसे लगा कि रमेश चंद्र संपत्ति के बारे में बात करना चाहते हैं। उसने सोचा कि अगर वह अभी अनिल को बुलाएगी तो सारी संपत्ति अनिल को मिल जाएगी। पिताजी, वे लोग बहुत दूर गए हैं। वापस आने में काफी समय लगेगा। आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बाद में बता दूंगी। रमेश चंद्र की हालत बिगड़ती जा रही थी। ठीक है, सुनो, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई कुछ विशेष जगह छुपा कर रखी है। तुम दोनों बेटों के लिए। कहाँ छुपा कर रखी है पिताजी? जल्दी बताइए। प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। पुराने पुराने कुएं के पास, जो बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ों में, तांबे के बर्तनों में। इसी समय विशाल भी वहां आ गया। प्रिया ने उसे सारी बात बताई। और भी कुछ है पिताजी? विशाल ने पूछा। हाँ, घर के तहखाने में, पुरानी अलमारी के पीछे, वहां भी। इतना कहकर रमेश चंद्र का दम निकल गया। रमेश चंद्र की मृत्यु के बाद विशाल और प्रिया ने तुरंत अपनी योजना बनाई। देखो, अनिल को इस खजाने के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। वैसे भी वह हमेशा पिताजी के साथ रहता था। अब हमारी बारी है। प्रिया ने कहा। विशाल थोड़ा झिझक रहा था। लेकिन यह गलत है प्रिया। अनिल का भी इस पर हक है। गलत क्या है? हमने भी इस परिवार के लिए कुछ कम त्याग नहीं किया है। मैंने अपनी शहरी जिंदगी छोड़कर यहाँ आना पड़ा। और फिर अनिल तो हमेशा पिताजी का लाडला रहा। अब हमारी बारी है। विशाल प्रिया की बातों में आ गया। जब अनिल और मीरा शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा कि रमेश चंद्र की मृत्यु हो चुकी है। ये क्या हो गया? हम थोड़ी देर के लिए गए थे। अनिल रो पड़ा। मीरा भी सदमे में थी। पिताजी, आपने हमारा इंतजार क्यों नहीं किया? विशाल ने दुखी आवाज में कहा। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को भी बुलाया था, लेकिन वे नहीं बच सके। अंतिम संस्कार के बाद जब सभी रस्में पूरी हो गईं, तो विशाल ने अनिल से बात की। अनिल, अब हमें पिताजी की संपत्ति के बारे में बात करनी चाहिए। विशाल ने गंभीर आवाज में कहा। भाई साहब, अभी इन सब बातों का समय है क्या? पिताजी को गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। नहीं अनिल, यह जरूरी है। पिताजी ने अपने अंतिम समय में मुझे एक वसीयत दी थी। विशाल ने एक कागज निकाला। प्रिया ने तुरंत आवाज लगाई। हाँ अनिल जी, पिताजी ने अपने हाथ से लिखा था। अनिल ने कागज देखा। उसमें लिखा था कि रमेश चंद्र अपनी सारी संपत्ति, व्यापार और मुख्य घर विशाल के नाम कर रहे हैं। अनिल के लिए केवल गांव के बाहर स्थित पुराना मकान और थोड़ी सी जमीन छोड़ी गई थी। यह कैसे हो सकता है? पिताजी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अनिल चौंक गया। मीरा भी हैरान रह गई। लेकिन पिताजी तो अनिल से बहुत प्यार करते थे। प्रिया ने झूठा दुख दिखाते हुए कहा। देवर जी, पिताजी कह रहे थे कि अनिल हमेशा घर छोड़कर बाहर जाता रहता है। आज भी जब उनकी हालत खराब थी तो वह मंदिर गया हुआ था। लेकिन मैं तो पिताजी की सेवा के लिए ही गया था। अनिल, यह पिताजी का फैसला है। हम कुछ नहीं कर सकते। अनिल को यकीन नहीं हो रहा था। उसने गांव के मुखिया श्री भरत सिंह को बुलाया। मुखिया जी आए और वसीयत को देखा। यह तो सच में रमेश चंद्र भाई का हस्ताक्षर लगता है, लेकिन मुझे हैरानी है कि उन्होंने अनिल के साथ ऐसा क्यों किया। पूरा गांव जानता था कि अनिल ही अपने पिता की सबसे ज्यादा सेवा करता था।
मुखिया जी, मैं पिताजी की रोज सेवा करता था। वे मुझसे खुश थे। यह वसीयत सही नहीं लग रही। बेटा, लेकिन कागज पर साफ साफ लिखा है और हस्ताक्षर भी रमेश चंद्र भाई के ही हैं। देखिए, पिताजी को लगता था कि अनिल उनकी परवाह नहीं करता, हमेशा बाहर रहता था। मुखिया जी ने फैसला दिया। अनिल, वसीयत कानूनी तौर पर सही लगती है। तुम्हें अपने हिस्से की संपत्ति लेकर पुराने घर में जाना होगा। अनिल और मीरा को मजबूरी में पुराना घर छोड़ना पड़ा। मजबूरी में पुराना घर छोड़ना पड़ा। वह घर 20 साल पुराना था और काफी जीर्ण शीर्ण हालत में था। अनिल जी, चिंता मत करिए, हम मिलकर इस घर को ठीक कर लेंगे। ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। मीरा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने कभी उन्हें निराश नहीं किया था। पहले दिन रात को बारिश हुई और घर की छत से पानी टपकने लगा। मीरा ने बर्तन रखे पानी को रोकने के लिए। देखिए अनिल जी, कम से कम हमारे पास अपना घर है। हम मेहनत करके इसे सुधार देंगे। अगली सुबह अनिल ने गांव में काम की तलाश शुरू की। मुखिया जी ने उसे अपने खेत में काम दिलवा दिया। दूसरी ओर विशाल और प्रिया ने मुख्य घर में आराम की जिंदगी शुरू की, लेकिन अभी भी उन्हें छुपे हुए खजाने की तलाश थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, विशाल और प्रिया ने पुराने कुएं के पास जाकर खुदाई शुरू की। यहीं कहीं होना चाहिए। पिताजी ने बरगद के पेड़ की जड़ों के बारे में कहा था। प्रिया ने फुसफुसाकर कहा। 2 घंटे की खुदाई के बाद उन्हें 3 तांबे के घड़े मिले। जब उन्होंने खोला तो सोने के आभूषण और चांदी के सिक्के से भरे हुए थे। वाह, कितना सारा खजाना है। प्रिया की आंखें चमक गईं। विशाल भी खुश था, लेकिन थोड़ा अपराध बोध भी महसूस कर रहा था। अगले दिन उन्होंने तहखाने की भी खुदाई की। वहां भी 2 और घड़े मिले, जिसमें सोने के सिक्के थे। अब हम अमीर हैं विशाल। हम शहर जाकर बड़ा घर खरीदेंगे और आराम की जिंदगी बिताएंगे। प्रिया ने खुशी से कहा, लेकिन विशाल के मन में अनिल के लिए थोड़ी दया आई। प्रिया, अनिल को कुछ हिस्सा दे देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसे तो पता भी नहीं चलना चाहिए। वैसे भी वह हमेशा पिताजी का चहेता था। अब हमारी बारी है। प्रिया ने सख्ती से कहा। अनिल अपने पुराने घर की सफाई कर रहा था। घर में कबाड़ बहुत था और चूहों का बसेरा था। एक कमरे की सफाई करते समय मीरा को दीवार में एक छुपी हुई संदूक मिली। अनिल जी, यहाँ कुछ है। मीरा ने आवाज लगाई। अनिल ने संदूक खोली तो उसमें पुराने कागजात थे। उसमें पिता के व्यापार के पुराने हिसाब किताब और कुछ जमीनों के कागजात थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसमें रमेश चंद्र का एक पत्र था जो अनिल के नाम था। मेरे प्यारे बेटे अनिल, तुमने हमेशा मेरी सेवा की है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मैंने घर के पिछवाड़े में आम के पेड़ के नीचे तुम्हारे लिए कुछ छुपाया है। यह केवल तुम्हारे लिए है। अनिल और मीरा तुरंत आम के पेड़ के पास गए। वहां खुदाई करने पर उन्हें एक बड़ा घड़ा मिला, जिसमें सोने की मुद्राएं और हीरे जवाहरात थे। मीरा, देखो, पिताजी ने सच में मुझसे प्यार किया था।
उन्होंने मेरे लिए यह छुपा कर रखा था। अनिल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अनिल के पास अचानक इतना धन आने की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के एक बुजुर्ग रामदास काका अनिल के पास आए। बेटा अनिल, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं। क्या बात है काका? बेटा, तेरे पिताजी की मृत्यु के दिन मैंने विशाल और प्रिया को रात में कुएं के पास खुदाई करते देखा था। मुझे शक हुआ था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा था। यह सुनकर अनिल को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। उसने और जांच पड़ताल की तो पता चला कि विशाल ने वसीयत में हेराफेरी की थी। गांव के पुराने डॉक्टर ने बताया कि रमेश चंद्र की मृत्यु के समय वे अनिल को बुलाना चाहते थे, लेकिन प्रिया ने मना कर दिया था। अनिल ने मुखिया जी से मिलकर सारी बात बताई।